नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे अपनी वितान पाठ्य पुस्तिका। देखिए, आरोह पाठ्य पुस्तिका में हमने लगभग अपने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और सभी पाठ के भावार्थ, सभी पाठों के कठिन शब्द हमने पढ़ लिए हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे अपनी वितान पाठ्य पुस्तिका और वितान पाठ्य पुस्तिका में हम अपना पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग और जो है मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखा गया। तो जैसे कि आप इस चैप्टर का नाम देख रहे हैं, इसका नाम है सिल्वर वेडिंग। तो इसमें जो लेखक हैं उन्होंने एक कहानी के तौर पर, जिस कहानी के यहाँ पर जो मुख्य जिस कहानी के मुख्य किरदार हैं वो है वाई.डी. पंत, यानी कि यशोधर पंत जी। तो उन्होंने वो कैसे, उनके जीवन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अपनी जो भी बातें हैं उनके जीवन की कि किस तरह से उनका जो जीवन था वो एक ऐसे समय पर था, एक ऐसे पड़ाव पर था जहां पर उनको अपने बच्चों, जो उनके बच्चे थे और अपने दोनों में वैचारिक मतभेद देखने को मिल रहे थे। किसके कारण? एक जनरेशन गैप के कारण। जो एक जनरेशन गैप आ रहा था, चीजें बदल रही थी, तो उनके कारण जो ये एक जनरेशन गैप आ रहा था, किस तरह के वैचारिक मतभेद उनमें और उनके बच्चों में हुए, वो आप यहाँ पर आगे देखेंगे। और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आपकी ये पूरा आपका ये चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से भी। तो बिल्कुल रीड करते हैं अपने इस चैप्टर को एक एक करके। अगर आप भी रीड करना चाहते हैं तो आप भी क्लास में यहाँ पर रीड कर सकते हैं। और इस चैप्टर को जब आप रीड करेंगे, चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे, तभी अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको इस पाठ का जो प्रश्नोत्तर है उसको करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि चैप्टर देखिए, आपकी जो वितान पाठ्य पुस्तिका है इसमें पूरे आपके बड़े बड़े बहुत लेंदी आपके ये चैप्टर्स हैं। तो इनको आपने ध्यान पूर्वक पढ़ना है, समझना है और तभी आपने इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है हमारी वितान पाठ्य पुस्तिका का, जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। और आप इसमें देख सकते हैं इसके जो लेखक हैं वो मनोहर जोशी जी हैं। देखिए, यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. पंत, सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. पंत यानी कि यशोधर पंत ने उनके ऑफिस का दृश्य दिखाया गया है। ऑफिस के दृश्य के बारे में बताया गया है कि जैसे ही उन्होंने अपनी फाइल बांधकर निगाह मेज से उठाई तो दफ्तर की दीवार पर जो घड़ी थी वहां पर 5:25 हो रहे थे। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर एक बात भी हमें यहाँ पर बताई गई है कि जो एक पहले के टाइम के जो लोग थे वो अपने काम के लिए बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन रखते थे, अपने नियम के पाबंद होते थे बहुत सारे लोग। तो ये ऐसे ही है। यहाँ पर जो सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. पंत जी है वो शाम के 5:30 तक 5:30 तक लगभग वो अपने ऑफिस में रहते हैं, अपने ऑफिस का काम करते हैं और तब तक वो ऑफिस से, जब तक वो ऑफिस से नहीं जाते, उनके बाकी का जो स्टाफ है वो भी ऑफिस से नहीं निकलता है। तो ये उन्होंने जब अपनी जो फाइल है उसका फीता बांधा, यानी कि अपना काम कंप्लीट किया, उसके बाद उन्होंने अपने दफ्तर की जो घड़ी है वहां पर उन्होंने जब देखा तो वहां पर उस घड़ी में 5:25 हो रहे थे। अब उन्होंने अपनी कलाई की घड़ी देखी तो उसमें 5:30 बज रहे थे। पंत जी ने घड़ी रोजाना सुबह शाम पंत जी रोज अपनी घड़ी को सुबह शाम समाचारों से मिलाते थे, यानी कि जो समाचार, यानी कि रेडियो पर या टीवी पर जो न्यूज आती है उससे वो अपनी घड़ी को मिलाया करते थे। तो पंत जी ने अपनी यहाँ पर जो दफ्तर की घड़ी को सुस्त ठहराया, क्योंकि वो उन्हें अपनी घड़ी पर भरोसा था जिसे वो सुबह शाम मिलाते थे।
फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों पर डाली, जो उनके कारण ही 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने के लिए मजबूर थे। मातहत यानी कि जो उनके साथ के को वर्कर थे, यानी कि उनके साथ काम करने वाले, चाहे वो उनके साथ काम करने वाले हों या चाहे उनके निचले स्तर पर काम करने वाले हों। तो उन्होंने जब अपनी घड़ी की तरफ देखा, उसके बाद उन्होंने देखा अपने ऑफिस के का जो स्टाफ है उनकी तरफ, जो कि 5 बजे तक काम करने के लिए मजबूर थे, केवल और केवल उन्हीं के कारण। क्योंकि जो एक गवर्नमेंट का जो एक टाइम होता है ऑफिस का, वो होता है 9 से 5, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक का। तो ये चीजें वहां पर थी कि उनके जो स्टाफ के लोग थे वो भी अभी तक बैठे हुए थे। अब चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात करके दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद यानी कि कृष्णानंद पांडे से मिली हुई परंपरा का वे पालन करते हुए कहा कि आप लोगों के देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। तो क्योंकि वो उनके अधिकारी थे, उनसे उच्च लेवल के थे, तो जैसे उनके जो किसनदा हैं, जिनके पूरे साथ यहाँ पर यशोधर बाबू ने अपना जीवन व्यतीत किया है, तो उनसे ही सीख लेकर कि पूरे दिन भर जो आपने अपने जो को वर्कर्स के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ जो आपका शुष्क व्यवहार रहा है, या क्योंकि देखिए जब हम ऑफिस में होते हैं, जब हम अपने कार्यस्थल पर होते हैं, और देखिए चाहे जब आप स्कूल में होते हैं, तो चाहे वहां पे आप किसी से कितने भी ज्यादा क्लोज क्यों ना हो, लेकिन जब काम की बात आती है तो हम सब अपने प्रोफेशन में होते हैं, हम अपने काम को कर रहे होते हैं, तो उस समय ना तो कोई दोस्ती और ना ही कोई रिश्तेदारी या आप वहां पे दिखाते हैं। तो सेम यशोधर बाबू का व्यवहार भी इसी तरह का था कि वो पूरे दिन भर, क्योंकि सुबह 9 से 5 जो होता है वो काम का समय होता है, तो वो पूरे दिन भर कभी अपने सहकर्मियों को फटकार भी लगाते थे, कभी उनको काम के लिए शाबाशी भी देते थे, कभी उनसे काम जल्दी में भी ले लिया करते थे, कभी उन्हें बहुत ज्यादा काम भी दे दिया करते थे। तो इस कारण जो पूरे दिन भर का एक शुष्क व्यवहार बना रहता है, उसको थोड़ा नरम करने के लिए, उसको थोड़ा कि अब शाम हो गई है, सबको अपने अपने घर जाना है, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल हम एक सहकर्मी हैं, हमको अपने काम पर फोकस करना है, बाकी चीजें दिमाग से निकाल देनी है। तो वही सारी चीजें वो करते थे। वो शाम के समय एक बार निकलते समय कुछ ऐसा कह देते थे, कुछ ऐसा बोल देते थे कि जो पूरा स्टाफ है वो खुश हो जाता था। यानी कि उनकी जो पूरे दिन भर की अगर डांट भी होती थी या कोई ज्यादा वर्कलोड भी होता था, तो वो सब उस एक छोटी सी लाइन से भूल जाते थे। और ये सीखा था उन्होंने अपने जो मित्र थे या अपने किशनदा कहें उनसे। तो उन्होंने अपनी इस परंपरा का पालन करते हुए, जब शाम के 5:30 बज चुके थे लेकिन ऑफिस की घड़ी अभी भी 5:25 बजा रही थी, तो उन्होंने उनसे चुटकी लेते हुए कहा कि आप लोग, मतलब क्योंकि वो जो कोवर्कर्स हैं वो उनसे निचले स्तर के हैं या उनके बराबर के हैं, तो उनके बिना, यशोधर बाबू के निकले बिना वो नहीं जा सकते। तो यहाँ पर उन पे चुटकी लेते हुए कहा कि आप लोगों के देखा देखी सेक्शन की ये घड़ी भी सुस्त हो गई है, यानी कि आप लोग भी थोड़ा तेज तरार बनिए, जैसे आप लोग सुस्त है वैसे ही ये घड़ी भी सुस्त हो गई है। अब सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए एक नए छोकरे, यानी कि जो असिस्टेंट ग्रेड, अब उनका जो असिस्टेंट था उस ग्रेड पर आया हुआ एक नया लड़का, जिसकी चौड़ी मोहरे वाली पतलून थी। यानी कि जो पहले के टाइम पे, जबकि ये बात की गई है, उस टाइम पे चौड़े मोहरे वाली पैंट चलती थी, पतलून थी, ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को somehow improper, देखिए एक यहाँ पर वर्ड जो आया है somehow improper मालूम होते थे। इस वर्ड को, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर को अपने दिमाग, इस वर्ड को, इस छोटी सी पंक्ति को अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए और देखिए
कि कैसे कैसे और कहां कहां पर ये समहाउ इम्प्रॉपर यूज हो रहा है, और आप बाद में देखेंगे कि आखिर इसका क्या मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सीधे असिस्टेंट ग्रेड से आए नए छोकरे चड्डा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते थे, थोड़ी बदतमीजी सी की। कैसे कहा? एज यूजुअल बोला, बड़े बाऊ आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, सही वक्त देती है? अब पंत जी ने चड्डा की दुष्टता को अनदेखा किया। तो जो पंत जी थे, यशोधर पंत जी, उनको एक नॉर्मल तरीके से बोला कि एज यूजुअल, बड़े बाबू आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, सही वक्त तो देती है, यानी कि उनका मजाक बनाते हुए, उन पर थोड़ा सा कमेंट करते हुए कहा। लेकिन पंत जी ने उसकी इस दुष्टता को अनदेखा किया, यानी कि उन्होंने बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। तब जो चड्डा था उसने कुछ और दृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। वो थोड़ी देर वो रुका और उसने पंत जी की कलाई थाम ली और कहा, इस तरह की दुष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया था, और मन ही मन वो उस जमाने को जरूर याद करते थे जब दफ्तर में किशनदा को भाई नहीं बल्कि साहब कहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का जो एक अरसा था वो किशनदा के साथ ही बिताया था। ये आज वो जो कुछ भी थे, जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवन में सीखा था, वो सब किशनदा की ही बदौलत था। तो वो साहब कहते थे और समझते भी थे। देखिए, जो आपसे बड़ा है, ठीक है, आप कहना और समझना बहुत अंतर होता है। तो उन्होंने कहा कि हम किशनदा को साहब कहते थे और समझते भी थे, यानी कि उनकी वो रिस्पेक्ट भी करते थे। समझने का अर्थ होता है कि आप देखिए, हम सबको आजकल एक फैशन हो गया है कि हम सबको सर या मैडम कह के बुलाते हैं। तो ये क्या है? ये एक रिस्पेक्ट है। ठीक है, आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप रिस्पेक्ट से उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ कहना, ये कहने भर की बात नहीं है, ये एक रिस्पेक्ट वाला वर्ड है जिससे आप क्या करते हैं, सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं और उसको आप इस तरह से बुलाते हैं। तो किशनदा कहते हैं कि हम उनको, क्योंकि जबकि वो हमारे भाई साहब थे, हम उनको भाई साहब ना कहकर हम उन्हें साहब कहते थे, और इस बात को समझते भी थे कि वो ऑफिस में हमसे सीनियर हैं, हमारे सर हैं। ठीक है, घड़ी की ओर देखकर बोला, बाबा आदम के जमाने की है बड़े बाबू यह तो, अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपकी वॉच है, ये बाबा आदम के जमाने की लग रही है, यानी कि बहुत पुरानी हो गई है ये वॉच। अब आप एक डिजिटल वॉच ले लो जो जापानी है और सस्ती भी मिल जाती है। तो इस पर, क्योंकि यशोधर बाबू ये सारी चीजें मन ही मन सोच रहे थे, वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे उसकी इस हरकत पर। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने कहा कि यह घड़ी मुझे अपनी शादी में मिली थी। तो उन्होंने बताया कि यह घड़ी उनको उनकी शादी में मिली थी, और हम पुरानी चाल के हैं, यानी कि हमारी जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है, वो थोड़ा सा पुरानी है, और हमारी घड़ी भी पुरानी चाल की है। अरे यही तो बहुत है कि अब राइट टाइम पर चल रही है। क्यों, कैसी रही? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये घड़ी मुझे मेरी शादी में मिली थी, और मैं थोड़ा सा एक तरह से पुरानी विचारधारा वाला इंसान हूं, और इसीलिए मेरी पुरानी की घड़ी की चाल भी पुरानी है, और ये बहुत है मेरे लिए कि ये अभी भी राइट टाइम देती है, सही समय देती है। तो इस पर, यहाँ पर जब उन्होंने इस तरह का जवाब अपने उस सहकर्मी को दिया, तो उसने नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा की। एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा की, यानी कि हैंडशेक करने की। रमजे स्कूल अल्मोड़ा, जो कि अभी उत्तराखंड में है, और यहां से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक यानी कि 10th क्लास की परीक्षा
पास की थी। और इस तरह से आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था। यानी कि जैसे आप कोई भी बात करते हैं तो आप अपने फ्रेंड से हाई फाइव करते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे जब उसने इस तरह की बात उन्होंने की, तो नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ाने की परंपरा की। तो जो रैमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहां से कवि यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला जब बतौर अपना हाथ मारा करता था, तो यहाँ पर और जहां पर वक्ता और श्रोता ठहाक कर हाथ मिलाया करते थे, ऐसी ही परंपरा किसंदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए हुए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली। तो जब यशोधर बाबू ने अपनी 10th पास की, अपनी मैट्रिक पास की, तो वो सबसे पहले किसंदा के कमरे में आए थे, किसंदा के साथ आए थे। तो पहले के समय में क्या होता था कि बहुत ज्यादा एक बहुत उच्च स्तर पर बच्चों को पढ़ाई करने को नहीं मिलता था। अगर 10th पास हो गए या 12th पास हो गए तो उसके बाद तो जॉब करनी ही करनी है, घर से बाहर निकलना ही निकलना है। तो ये एक परंपरा थी और कई बार परिस्थितियां भी हमें इस परंपरा का हिस्सा बनने देती थी या बना देती थी। तो यहाँ पर जो यशोधर बाबू हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और वो मैट्रिक पास करके किसंदा, जो उनके मित्र थे, उनके पास आ गए और उनके कमरे में रहने लगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसंदा जो थे कुंवारे थे, यानी कि वो अनमैरिड थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। तो क्योंकि उनका नेचर जो था बहुत ही अच्छा था, काफी लोगों को वो जानते थे, तो शहर में आने से पहले जो पहाड़ से बच्चे आते थे, लड़के आते थे, चाहे वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो जॉब करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो किसी और पर्पस से आ रहे हैं, तो कुछ दिन वो जरूर किसंदा के यहाँ रहा करते थे, जब तक उनका खुद का कोई ठिकाना नहीं हो जाता वहां पर। मैस यहाँ पर रह जाते। मैस जैसी थी, मिलकर लाओ, पकाओ, खाओ। और जो उनका किचन था, तो ऐसा नहीं था कि अब आप उनके घर पर गेस्ट हैं, क्योंकि एक गेस्ट हो सकता है, 2 गेस्ट हो सकता है, 3 गेस्ट हो सकता है, और 1 दिन गेस्ट हो सकते हैं, 2 दिन गेस्ट हो सकते हैं, 3 दिन गेस्ट हो सकते हैं। वो यहाँ पर सबकी हेल्प करते थे, सहायता करते थे। तो उनका जो रसोई था वो एक मैस की तरह था, जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ खाना खाते हैं। और उन्होंने कहा, लाओ, पकाओ और खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे, तो वो भी यहाँ पर किसंदा के साथ रहे थे। तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी, क्योंकि मैट्रिक पास केवल थे, तो सरकारी नौकरी के लिए जो उम्र होती है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। तो क्योंकि वो अभी अभी मैट्रिक पास करके आए हुए थे, तो 17, साढ़े 17 उनकी उम्र हो सकती थी। तो उन्होंने कोशिश करने पर भी बॉयज सर्विस नहीं लगाए जा सकी। तब किसंदा ने उन्हें मैस का रसोइया रख लिया। तो जब उनको किसी भी परिस्थिति में गवर्नमेंट जॉब के तो वो एलिजिबल ही नहीं थे, और जो प्राइवेट जॉब्स थी जहां पर बच्चों को, यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे जहां पर काम करते हैं, वहां पर भी उन्होंने जब उन्हें लगाने की कोशिश की, तो वहां पर भी वो नहीं काम कर पाए। और उसके बाद किसंदा ने उन्हें रसोइया बना लिया, यानी कि अपने ही मैश में, जहां पर बहुत सारे उनके लोग इधर उधर से आते थे, गांव से आते थे, शहर से आते थे, उनसे मिलते थे या उनके साथ कुछ दिन रहा करते थे, तो उनके लिए उन्होंने रसोइया बनाकर अपने ही यहीं पर रख लिया। और जिससे कि देखिए क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर जो यशोधर बाबू थे, उन्होंने 50 रुपए उधार भी दिए, उनको साथ में 50 रुपए उधार भी दिए। क्यों उधार दिए?
क्योंकि इस समय उनकी अभी तक कोई जॉब नहीं लगी हुई थी। उनके पास ना तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे, ना ही अच्छा अपने लिए कोई सामान लेने के लिए थे, और अपने गांव भी पैसा भेज सके, क्योंकि जो गांव के जो लोग होते हैं, माता पिता जो होते हैं, फैमिली जो होती है, जब वो अपने बच्चे को घर से बाहर भेजती है तो वो क्या सोचकर भेजती है कि मेरा बेटा जरूर काम कर रहा होगा, मेरा बेटा जरूर किसी अच्छी जॉब में होगा। तो क्योंकि किशनदा जो थे वो काफी समय से शहर में रह रहे थे, उन्हें शहर की सच्चाई पता थी, तो उन्होंने यहाँ पर यशोधर बाबू को 50 रुपए उधार में दिए। तो 50 रुपए उस समय पे लगभग कम से कम 20-30 हजार रुपए होते होंगे, क्योंकि वो 50 रुपए 1 रुपए की भी बहुत ज्यादा कीमत हुआ करती थी। तो जब किशनदा ने उन्हें ये पैसे दिए ताकि वो अपने लिए नए कपड़े बनवा सके और जो बचे हुए पैसे हैं उन्हें गांव भेज सके। तो यहाँ पर बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। तो देखिए, बाद में किशनदा जो कि एक सरकारी नौकरी में थे, तो उन्होंने उन्हें अपने नीचे काम पर लगा लिया और वहीं से उन्हें दफ्तरी जीवन यानी कि ऑफिस के जीवन का मार्गदर्शन हुआ। तो देखिए, यशोधर बाबू का जो समय है वो काफी पहले का समय है और उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है बहुत सारे संघर्षों से पाया है, बहुत सारी मेहनत से पाया है। तो इसीलिए उनको आज की जो सारी चीजें हैं वो समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। तो अब चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े बाऊ आप किन ख्यालों में खो गए? तो ये जो सारी बातें थी ये यशोधर बाबू सोच रहे हैं, जबकि वो बात कर रहे हैं चड्ढा से। यशोधर बाबू सोच रहे हैं। तो जब यहाँ पर चड्ढा ने फिर से जोर से उनसे कहा कि बड़े बाऊ आप किन ख्यालों में खो गए? मैनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी। जो दूसरा कोवर्कर था मैनन, तो वो पूछ रहा था कि आपकी शादी कब हुई थी। अब यशोधर बाबू ने सक पकाकर डर कर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड इन 6 फरवरी 1947। तो उन्होंने अपनी शादी की जो डेट थी वो बताई कि मुझे देखने दो। मैनन के सामने जाकर बोला, मैनन जब जो पूछ रहा था उसके सामने जाकर बोला, नाउ लेट मी सी, मुझे देखने दो। आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947, 6 फरवरी 1947 को 6 फरवरी 1947, 6 फरवरी 1947 को उनका विवाह हुआ था। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मेनन है उसको जब उन्होंने इस तरह की बात यहाँ पर बताई, क्लियर की, तो क्या हुआ, मेनन ने फौरन हिसाब लगाया, मेनन ने फटाफट हिसाब लगाया और चहक कर बोला, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरे 25 साल हो चुके हैं। तो जो मेनन है उसने फटाफट हिसाब लगाया और कहा कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। यानी कि जब 25 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं मैरिज के या बर्थ के, तो वो क्या होता है, सिल्वर। तो इसी तरह से क्योंकि वो वेडिंग एनिवर्सरी है तो ये सिल्वर वेडिंग है। शादी को पूरे 25 साल हो गए हैं, सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी। यशोधर बाबूजी खुश होते हुए झेपे, क्योंकि उनको ये सारी चीजें सेलिब्रेट करने की, मनाने की या याद रखने की बहुत ज्यादा आदत नहीं है। तो वो थोड़ा सा खुश हुए और फिर झेपते हुए खुश हुए, यानी कि थोड़ा सा शर्माए और फिर खुश हुए। और ये अदा भी उन्होंने किशनदा से ही सीखी थी। अब चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया, कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाऊ से बड़ा नोट ले ले
और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। तो उन्होंने कहा क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि जो उनके ऑफिस के बड़े बाबू हैं उनकी आज 25वीं सालगिरह है, और उन्होंने अपने जो ऑफिस का चपरासी था, जो ऑफिस बॉय जो था, उसको बुलाया, कहा कि सुन भाई भगवान दास, जो हमारे बड़े बाबू हैं इनसे एक बड़ा बड़ा नोट ले ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर। तो यशोधर जी बोले, अरे ये सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मनाते हैं। क्योंकि सच में उस समय पर इतनी सारी हमारे यहाँ कोई भी ऐसी परंपराएं नहीं थी कि सिल्वर वेडिंग मनाई जाए या गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी मनाई जाए। तो यशोधर बाबू ने कहा कि ये जो वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है ये हमारे यहाँ नहीं होता, ये सब बड़े लोगों के यहाँ चोचले होते हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं मनाते ये सब। तो चड्डा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इसमें कौन सी आपकी बड़ी माया निकल जानी है। तो उन्होंने कहा कि आप इतने घबराइए मत, यानी कि मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, यानी कि मिक्स मत कीजिए, दिमाग में ऐसी बातें मत लाइए, आपको सिर्फ एक चाय मट्ठी और लड्डू ही तो खिलाना है, इनमें से इससे कौन सी आपकी बड़ी माया चली जाएगी, बड़ा पैसा आपका खर्च हो जाएगा। तब यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ निकाला और बटुए में से 10 का नोट निकाला। उस समय पर 10 के नोट की भी काफी वैल्यू हुआ करती थी। तो यशोधर बाबू ने जेब से 10 का नोट निकाला और कहा कि आप लोग चाय पानी पी लीजिए। दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूं। और उन्होंने एक बात भी यहाँ पर बोली कि आप लोग चाय पी लीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, तो मैं वैसे तो मुझे कोई माइंड नहीं करूंगा मैं, लेकिन आजकल जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं रहा, जो एक तरह से कहे तो एक तरह से कोई भी किसी भी चीज को कहीं पर भी बोल देना, किसी भी चीज को कहीं पर भी कह देना, एक सलीका नहीं है। तो उसमें इंसिस्ट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूं, कि ऐसे में वहां पर इंसिस्ट करना, वहां पर रुकना मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं करता हूं, मुझे समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। अब चड्डा ने चपरासी को नोट दिया और पुनः बड़े बाऊ के आगे हाथ फैलाया। उसने नोट, वो वाला नोट तो चपरासी को दे दिया, लेकिन फिर से उसने बड़े बाबू के आगे यानी कि यशोधर बाबू के आगे हाथ फैलाया और क्या कहा कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपए 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ कर सके। तो उन्होंने कहा कि आपके इस 10 रुपए के एक नोट से पूरे सेक्शन का यानी कि पूरे ऑफिस का कुछ नहीं होगा, अगर ये पैसे 30 रुपए हो जाएं तो थोड़ा बहुत जुगाड़ हो सकता है, थोड़ा बहुत ऑफिस का चाय पानी हो सकता है। अब यहाँ पर सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपए हमेशा रखते हैं, क्योंकि जब हम ज्यादा बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं तो हम एक दूसरे की हर तरह की जो एक तरह से पूरा स्वभाव कैसा है, ये किस तरह का इंसान है, ये कब कहाँ पर मदद करेगा, कैसे मदद करेगा, कैसे ये दूसरों की हेल्प करेगा, कैसे ये अपना काम निकालेगा, तो ये सारा हमें पता चल जाता है एक दूसरे के नेचर से। तो ऑफिस के लगभग सारे लोग जानते हैं कि यशोधर बाबू अपने बटुए में हमेशा 100-150 रुपए रखते हैं। 100-150 यानी कि उस टाइम के काफी पैसे होते हैं वो। भले ही उनका दैनिक खर्चा नगण्य है, भले ही उनका दैनिक खर्चा नगण्य यानी कि कुछ नहीं है, और तो और बस टिकट का भी खर्च नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक पहले साइकिल से आते जाते थे और इधर पैदल आने जाने लगे हैं। जब वो सेक्रेटेरिएट में जाते थे तो वहां वो साइकिल से आते जाते थे और अब यहाँ पर वो पैदल आने जाने लगे हैं, क्योंकि उनके बच्चे अब आधुनिक युवा हो चले हैं। उनके जो बच्चे हैं वो अब आधुनिक युवा यानी कि आधुनिक युग आ चुका है
और अब उनके बच्चों के विचार जो है वो थोड़ा सा चेंज है, परिवर्तित है। तो यहाँ पर आगे का उन्होंने कहा कि उनका अपने पिताजी का साइकिल सवार होना सख्त नागवारा है, यानी कि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उनके पिताजी साइकिल पर सवार होकर ऑफिस जाते हैं, क्योंकि बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। तो उनके पिताजी जो हैं वो ऑफिस में एक बड़े अधिकारी हैं और उस समय उनके बच्चों के हिसाब से साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। बच्चे चाहते थे कि पिताजी अपने लिए एक स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को तो समहाउ स्कूटर भी निहायत बेहुदा सवारी मालूम होता था, और कार जब अफोर्ड नहीं की जा सकती तो उसकी बात ही सोचना क्यों है। तो देखिए, जो यशोधर बाबू का आपको अभी तक व्यक्तित्व आपने यहाँ पर पढ़ा, तो आपको पता चल चुका होगा कि किस तरह का व्यक्तित्व है उनका, कैसे वो अपनी सारी चीजों को बहुत ज्यादा सोच समझकर रखते हैं, सोच समझकर इकट्ठा करते हैं, कौन सी चीज कहाँ पर कैसे यूज करनी है। लेकिन उनके बच्चे जो कि अब थोड़ा सा आधुनिक होते जा रहे हैं, मॉडर्न होते जा रहे हैं, उनको अपने पिताजी का स्कूटर चलाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, साइकिल चलाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो चाहते हैं कि हमारे पिताजी एक स्कूटर ले लें। और लेकिन यहाँ पर जो यशोधर बाबू हैं, उनको स्कूटर एक बहुत ही बेकार गाड़ी लगती है, और कार को वो कहते हैं कि जिस चीज को हम ले नहीं सकते, जिसको हम खरीद नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके बारे में बात क्यों करनी है या उसको सोचना क्यों है। चड्ढा के बहुत जोर देने पर, देखिए ये बात बार बार हमारी यहाँ पर वो चल रही है कि चड्ढा के जोर देने पर अब बड़े बाहू ने 10-10 के 2 नोट और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इरासर करने के लिए करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की दावत के लिए रुके नहीं। देखिए, उन्होंने पैसे तो दे दिए, उन्होंने 20 रुपीज और दिए, यानी कि पूरे 30 रुपीज दिए, और इसके बाद भी यानी कि जब पूरे सेक्शन ने उन्हें विश किया, उनसे कहा कि आप रुक जाइए, पर वो अपनी इस सिल्वर वेडिंग की जो दावत छोटी सी ऑफिस में चल रही थी उसके लिए वो रुके नहीं। मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ी हंसी मजाक कर लेना किसनदा की परंपरा में था। उनके साथ बैठकर चाय पानी गप गपास्टिक में भी वक्त बर्बाद करना परंपरा के विरुद्ध समझते थे, क्योंकि वो उनका एक अपना लेवल था, उनका एक अपना स्टेटस था। तो यहाँ पर उनके जो चाहे जो अपने जो उनके को वर्कर्स हैं, जो उनके साथी हैं, उनके साथ घर निकलते वक्त थोड़ा सा बातचीत करना, थोड़ा बहुत बातचीत करना तो उनके लिए एक अच्छी परंपरा में शामिल था। लेकिन उन्हीं के साथ बैठकर चाय पानी पीना, गपास्टिक करना, गप्पे मारना, ये उनकी परंपरा के खिलाफ था। तो इस तरह से क्या आगे होगा, क्या इस चैप्टर में आगे होने वाला है, किस तरह की कहानी है यशोधर बाबू की, उसको हम अपने आगे के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। आज आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें, और चैप्टर जैसे कि मैंने आपको कहा काफी लेंदी हमारा ये चैप्टर है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, तो आप घर पर इस चैप्टर को जरूर एक बार रिवाइज करें। हम मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।